टू द अल्फ़ा टेक्नो एजुकेशन। दोस्तों आज हम देखेंगे यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी इंडियन पिनल कोड क्या होता है, सीआरपीसी क्या होती है और इन दोनों में अंतर क्या क्या होता है और किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे यूपीएसआई के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि आईपीसी होती क्या है। तो आईपीसी हमारा होता है भारतीय दंड संहिता। आईपीसी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, और इसको हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंडियन पिनल कोड। और हम उर्दू की बात करें तो इसे उर्दू में कहते हैं ताज एरात ए हिंद। ताज एरात ए हिंद। इस प्रकार एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इंडियन पिनल कोड को उर्दू में कहते क्या हैं। तो उर्दू में से कहते हैं ताज एरात ए हिंद, जो कि 1860 में बना हुआ था हमारा आईपीसी। आईपीसी हमारा 1860 में बना हुआ था। जैसे कि आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि कोर्ट में जब जज साहब सज़ा सुनाते थे तो वो कहते थे कि ताज-ए-रात हिंद दफ़ा 302 के तहत मौत की सज़ा दी जाती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ताज-ए-रात हिंद एक दफ़ा होती है। इस दफ़ा को हम बोलते हैं सेक्शन, जो कि हमारी धाराएं होती हैं, दफ़ा होती हैं। तो आईपीसी की धाराएं होती हैं। आईपीसी में अगर धाराओं की बात करें तो कुल धाराएं होती हैं 511 धाराएं। 511 धाराएं होती हैं और 23 चैप्टर होते हैं, यानी 23 अध्यायों में पूरा बटा हुआ था। और अगर हम देखें कि 1834 में पहला विधि आयोग, फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन बनाया गया था। अगर इसके चेयरपर्सन की बात करें तो लॉर्ड मैकाले इसके चेयरपर्सन थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ था और 1862 में यह पूरी तरह से लागू किया गया था। तो बता दें कि ये जो सबसे बड़ा आईपीसी, सबसे बड़ा देश के सबसे बड़ा दंडिक कानून है, इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं, मेन क्रिमिनल कोड भी इसको कहते हैं। तो अब देख सकते हैं इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि 511 धारा होती हैं आईपीसी में, 23 चैप्टर्स होते हैं। 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ था। 1862 में पूरी तरह से लागू किया गया था। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन के हमारे जो चेयरपर्सन थे वो लॉर्ड मैकाले थे, इनकी अध्यक्षता में हमारा आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसमें याद रखनी है। अब हम देखेंगे कि हमारा आईपीसी और सीआरपीसी में मुख्यतः अंतर क्या होता है। कानून को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो होता है हमारा मौलिक विधि, एक होती है प्रक्रिया विधि। तो अगर हम सबसे हिंदी भाषा में, सबसे सरल भाषा में हम देखें कि आईपीसी सीआरपीसी में अंतर क्या होता है। आईपीसी हमारा ये बताता है कि किस आपने अगर कोई भी ऐसा काम किया है, जो भी आपने कोई अपराध किया है मानो, ठीक है, तो आपको ये बताया गया है, उसमें ये आपको डेफिनेशन पता चलेगी आपने कौन सा अपराध किया है, तो ये किस धारा के तहत आएगा। और इस जो अपराध करने में आपको एक कौन सा आपको सज़ा होगी, आपको कौन सा अपराध करने पे कौन सी सज़ा होगी, लेकिन सज़ा कैसे होगी, उसकी कैसे क्या प्रक्रिया होगी, ये सब सीआरपीसी में बताया जाता है। सज़ा की प्रक्रिया कैसे होगी, आप किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरोगे, ये सीआरपीसी में बताया गया है। लेकिन आईपीसी में आपको कौन सी सज़ा होगी, क्या सज़ा होगी आपको, ये आईपीसी में बताया गया है। तो अगर हम इसकी किताबी भाषा के रूप में भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि कानून को दो हिस्सों में या सेगमेंट में बांटा गया है। वो मैं जैसा कि मैंने भी बताया कि मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि को फिर से बांटा गया है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। एक सिविल लॉ होता है, एक क्रिमिनल लॉ होता है। उर्दू में सिविल लॉ को कहते हैं दीवानी विधि, और दांडिक को कहते हैं फौजदारी। नहीं कहते कि अपन लोग दीवानी विधि है, फौजदारी विधि है। तो आईपीसी जो हमारा एक सब्सटेंटिव लॉ है, और सीआरपीसी का हमारा प्रोसीजरल लॉ है, उसमें प्रोसीजर बताता है, इसमें तुम्हारा सब्सटेंटिव बताता है। आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी अपराध की परिभाषा बताता है, एक प्रकार का दंड का प्रावधान बताता है। मतलब अगर हम आईपीसी की बात करें तो इट डिफाइंस द ऑफेंस एंड प्रोवाइड द पनिशमेंट फॉर इट। यह विभिन्न अपराधों और उनकी सज़ा को सूचीबद्ध करता है। वहीं सीआरपीसी आपराधिक मामलों के लिए किए गए प्रक्रिया के बारे में बताती है। इसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया में संबंधित कानून को मजबूत करना है। आप देख सकते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में मुख्यतः अंतर क्या है। अगर हम सीआरपीसी की बात करें कि सीआरपीसी हमारा कब आया और किस प्रकार का है, तो क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह कानून सन 1973 में आया हुआ था और 1 अप्रैल 1974 में यह लागू हुआ था। अगर हम देखें कि किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है, यह प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में या दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। प्रक्रिया क्या होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आईपीसी सीआरपीसी बताया था कि कोई भी चीज़ हो रही है उसकी प्रक्रिया क्या होगी। दंड प्रक्रिया संस्था की मशीनरी के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
एक प्रकार की ये दंड प्रक्रिया संहिता की मशीनरी के रूप में काम करती है, जो मुख्यतः आपराधिक कानून होते हैं आईपीसी में बताया गया है कि तंत्र का प्रदान करती है। जैसे तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, कोई अपराध की जांच कर रहा है, संदिग्ध के प्रति कैसा बर्ताव करना है, ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेक्ट, कोई सस्पेक्ट है उसके साथ कैसा बर्ताव करना है, या एविडेंस कलेक्शन, साक्ष्य संग्रह कर रहा है, तो उस प्रकार की चीज़ों में ये प्रोसीजरल बताता है। सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर, उसका नाम ही है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब इसमें हम कुछ अंतर देख लेते हैं कि हमारा जो मौलिक विधि जो कि आईपीसी और प्रक्रिया विधि सीआरपीसी में मुख्यतः क्या अंतर होते हैं। तो अगर हम उससे उद्देश्य की बात करें तो आईपीसी का उद्देश्य क्या है। आईपीसी को लागू कराने का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे देश में एक तरह का पीनल कोड लागू किया जा सके, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानून की जगह एक ही कोड हो सके। ठीक है, अगर हम सीआरपीसी की बात करी जाए तो दंड प्रक्रिया को संबंधित कानून को मजबूत करने के लिए, कानून को मजबूती प्रदान करने के लिए सीआरपीसी या प्रोसीजर लॉ बनाया गया। अगर हम इसके कार्य की बात करें कि कार्य क्या है, इसके कार्य के रूप में देखें, यह विभिन्न अपराधों और उनकी सज़ा को सूचीबद्ध करता है। आईपीसी यह विभिन्न अपराधों और उनकी सज़ा को सूचीबद्ध करता है, और हमारा प्रोसीजर लॉ होता है सीआरपीसी, यह आपराधिक मामलों में विभिन्न प्रकार की ली गई प्रक्रिया के बारे में बताता है। अगर हम इसके अर्थ के बारे में देखें कि उनका भिन्न भिन्न अर्थ क्या है, कि भारतीय दंड संहिता जो कि हमारे आईपीसी है, ये आपराधिक गतिविधियों को कवर करने और उनके लिए सजा की गिरफ्तारी से जुड़े कानूनों का प्रावधान अर्थात मूल आपराधिक कानून को संदर्भित करती है। मैंने जैसे बताया था कि तुम्हारे कानून को संदर्भित करती है। और सीआरपीसी आपको प्रक्रिया क्या होगी, विनियमित लागू करने के लिए ये प्रक्रिया क्या है, आपराधिक मामले के दौरान पालन होगी, जो वो प्रक्रिया क्या है, वो हमारी सीआरपीसी में बताया गया। इसे मौलिक विधि कहते हैं, इसे प्रक्रिया विधि कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ये भले ही बेसिक चीज़ें हैं लेकिन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे कि लिखा है कि प्रक्रिया विधि क्या आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीआरपीसी को प्रक्रिया किस विधि कहते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम अब देख लेंगे, हम कुछ आईपीसी की कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में दोस्त डिस्कस कर लेते हैं, कि जैसे धारा 201 के बारे में बात करें। आईपीसी कुछ धारा हैं जो कि हमारे एग्जाम में एक रिपीटेडली पूछी जाती हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं की बात करें, अगर महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध होते हैं आप उनको एकदम रट लीजिए, वो एग्जाम में आपको समझ लो आने ही आने हैं। अगर हम धारा देखेंगे कि कुछ धारा हैं, ये हम इसको भी डिस्कस करेंगे क्या है। अगर हम धारा 201 के बारे में देखें, कि धारा 201 बताती है सबूत मिटाना। अगर आपने कोई क्राइम किया है या कोई अपराध किया है, आप सबूत को मिटा रहे हैं, तो आप पे धारा 201 लगेगी, या किसी ने और ने किया है और आप सबूत मिटा रहे हैं तो धारा 201 लगेगी। धारा 34 के बारे में देखें, सामान आशय। अगर धारा 412 के बारे में देखें, तो अगर छीना झपटी कर रहे हैं तो आपके ऊपर धारा 412 लगेगी। धारा 378 जो सबसे ज़्यादा एक फेमस भी धारा है, धारा 378 चोरी, जो चोरी लोग करते हैं उनको धारा 378 लगाई जाती है। धारा 141, तो धारा 141 से जो 141 में ये बताया गया है कि आप किस जगह विधि विरुद्ध जमाव नहीं करना है। अब लोग कहते हैं धारा 144 लग गई, विधि विरुद्ध जमाव लोगों का जमाव के को क्या, उसके लिए दंड का प्रक्रिया क्या है, दंड का प्रावधान 143 में किया गया है। अगर तो विधि विरुद्ध जमाव भी एक नियम होता है, जैसे अगर 5 या 5 से अधिक लोग हैं और किसी एक सामान आशय को लेकर आप किसी एक ही जगह एकत्रित हो रहे हैं, तो विधि विरुद्ध जमाव से बताया गया है। धारा 191 में देखा जाए तो मिथ्या साक्ष्य देना, आप किसी का झूठा सपोर्ट कर रहे हैं, मिथ्या साक्ष्य, झूठी गवाही दे रहे हैं, तो उसे मिथ्या साक्ष्य कहेंगे। धारा 300 की बात करें तो उसे हत्या करना, आप किसी की हत्या कर देते हैं तो धारा 300 होती है। धारा 309 आत्महत्या, आपको सुसाइड कर रहे हैं आप लोग कि या कोशिश कर रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं, तो धारा 309 लगती है। धारा 310 लगती है ठगी करना, आप किसी को ठग रहे हैं या ठगी कर रहे हैं तो धारा 310 लगती है। और धारा 312 की बात करें, 312 की बात करें तो आप किसी स्त्री का अपनी ही स्त्री का उसकी शिक्षा के बिना आप उसको गर्भपात कराते हैं तो धारा 312 लगती है। धारा 351 लगती है, किसी पर आप हमला करते हैं। धारा 354 आपको लगती है आप किसी स्त्री की लज्जा भंग करते हैं तो आपको धारा 354 लगती है। धारा 362 लगती है अपहरण, आप किसी का अपहरण करते हैं तो धारा 362 होती है। धारा 415 छल करना। धारा 445 गृह वेदन करना। 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। धारा 499 मानहानि करना। धारा 511 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के लिए प्रत्ययन के लिए दंड। तो ये कुछ हैं। अगर तो इन आईपीसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, जैसे धारा 307 है हत्या की कोशिश कर रहे हैं आप। धारा 302 है आप हत्या कर रहे हैं किसी की। धारा 376 है बलात्कार की है। धारा 395 डकैती की है। ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे 378 मैंने बताया चोरी की है। तो कुछ और जैसे आप देखो महिलाओं से संबंधित जितनी भी हैं, जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे 312 से लेकर 330 तक कुछ महिलाओं से संबंधित हैं, जैसे कि
312 है, आप किसी का गर्भपात स्त्री का गर्भपात कराना 312 में आता है। 313 की बात करें तो स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करा रहा है 313। 315 की बात करें तो शिशु का पैदा होना रोकना या मृत्यु करवा लापरवाही से किया गया कोई काम कर रहा है ऐसा कि उसकी मृत्यु हो जाती है 315 लगेगी। अगर धारा 317 की बात करें, शिशु की 12 वर्ष है और माता पिता की देखभाल ना करना, आपको बच्चा 12 वर्ष से छोटा है उसकी देखभाल नहीं कर रहा है तो आपका भी धारा 317 लग सकती है। मृत बच्चे के सबको छिपाना, आप कोई मृत बच्चा है आपको उसको सबको छिपा रहे हैं तो 318 लग सकती है। तो कुछ चोट होती है एक, जैसे चोट की परिभाषा दी गई धारा 319 में चोट को बताया गया है कि चोट क्या होती है। चोट की तो 8 प्रकार की कुछ चोट इसमें आईपीसी में बताया गया है। जैसे आप आँख की चोट, कान की चोट, नाक की चोट, दांत की चोट, हड्डी की चोट, तो इस प्रकार की कुछ 8 प्रकार की चोटों को आईपीसी में बताया गया है। जैसे 321 लग जाती है जानबूझकर किसी को चोट मार रहा है या हथियार से किसी को चोट कर रहा है, तो उसमें कुछ धारा 323 है। तो महिलाओं के विरुद्ध आपको सबसे इस प्रकार की पूरी धाराओं के प्रकार याद कर लेना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा हो किसी की भूल से हत्या हो जाती है 301 लग जाती है। हत्या के लिए दंड क्या की प्रावधान क्या है तो धारा 302 में बताया गया है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में। बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट धाराओं से पूछ लिए जाते हैं कि लोक सेवक है, लोक सेवक को किस में डिफाइन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसा कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2011 का यूपीएसआई का पेपर ले लो, 2017 का ले लो, 2014 वाला देख लो, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि मैंने रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हुए मैंने उनको डिस्कस किया। मैंने कई क्वेश्चन आपको ऐसे ही बताए जो 2014 में भी आए थे, 2011 में भी, 2017 वाले पेपर में भी वो यूपीएसआई के वही क्वेश्चन सेम पूछे गए थे। तो उन क्वेश्चन को हमें छोड़ के नहीं जाना है। वो वीडियो दोस्त आप देखिए, आप उस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको भी पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।